हेलो दोस्तों, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान है और जो लास्ट चैप्टर था उसी के कंटिन्यूएशन में है। साझेदारी फर्मों की बात कर रहे थे और यहाँ पर साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दो चैप्टर्स हैं, थर्ड और फोर्थ। और उसमें तो थर्ड चैप्टर में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब पुनर्गठन होता है तब क्या क्या कैसे कैसे लेखांकन व्यवहार होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा होता है उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी आपका विद्यमान समझौता है, कौन सा समझौता, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी विलेख, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया। क्या बोलते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो रीऑर्गेनाइजेशन कब हो रहा है? जब भी पार्टनरशिप डीड में आपने कुछ चेंजेस कर दिए। अच्छा, तो इसी को ऐसे लिखेंगे, विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। ठीक, अच्छा, अब समझिए, वर्तमान समझौते का अंत होता है इसी के साथ और एक नया समझौते का निर्माण होता है। ठीक, बिल्कुल आसान बात है। तो ऐसा नहीं होता है कि जो डॉक्यूमेंट था उसमें आपने कुछ चेंजेस किए तो हम ये मानते हैं कि वो जो पुराना डॉक्यूमेंट था वो खत्म हो गया और एक नया डॉक्यूमेंट बनकर के आ गया। लेकिन यहां पर ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पार्टनरशिप बंद हो गई। पार्टनरशिप में किस किस तरह का प्रोविजन रहेगा, वो प्रोविजन चेंज हो गए, लेकिन पार्टनरशिप का जो बिजनेस था वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप बंद नहीं हुई, लेकिन पार्टनरशिप का जो पुराना विलेख था, जो पुराना पार्टनरशिप डीड था वो बंद हो गया और एक नया पार्टनरशिप डीड था वो स्टार्ट हो गया। अच्छा, और इसी में वही है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फर्म जो है वो चलती रहती है। पार्टनरशिप का जो डीड है, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं उसको, साझेदारी विलेख, वो परिवर्तित हो गया और इसी को हम लोग पुनर्गठन बोल देते हैं। तो पुनर्गठन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ आप समझ लीजिए कि साझेदारी विलेख में हम लोगों ने कुछ प्रावधानों को परिवर्तित कर दिया, तो वो हमारा हो गया पुनर्गठन। अच्छा, अब किन किन स्थितियों में करते हैं, कब करते हैं भाई, क्या होता है ऐसा? तो एक तो बात यह है कि कोई नए साझेदार को आपका प्रवेश देना है। दो लोग साझेदार थे, तीसरे को बुलाना है, तो तीसरे को बुलाने के साथ साथ कई चीजों में परिवर्तन आएगा। किन किन चीजों में परिवर्तन आएगा हम लोग वो भी देखेंगे। लेकिन अभी क्या आप ये मानिए कि जब भी हम किसी नए साझेदार को प्रवेश करते हैं तो क्या हो जाता है कि हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बदलनी पड़ जाती हैं। लाभ का विभाजन, जो लाभ विभाजन का अनुपात होता है वो बदल जाता है, कितनी पूंजी लेकर के आएगा, सारी चीजें जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी कि किस पर कितना ब्याज मिलेगा, वो सारी चीजें भी परिवर्तित हो सकती हैं। लेकिन एक परिवर्तन तो होगा ही होगा कि एक नया साझेदार आ गया है। तो इतने से ही, सिर्फ और सिर्फ अगर यही परिवर्तन हो, उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा और इसी वजह से पुनर्गठन होगा ही होगा। दूसरा जो है वो होता है कि लाभ विभाजन में अनुपात होना। अब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए, मतलब क्या हुआ? तीन लोग हैं मान लीजिए और तीनों का अनुपात चल रहा था 3:2:1, और फिर कुछ ऐसा होता है कि डिसाइड किया जाता है कि हम ऐसा करते हैं, सारे लोग बराबर बराबर अनुपात में अब लाभ का विभाजन करेंगे। तो क्या हुआ? लाभ विभाजन अनुपात बदल दिया, कोई नया साझेदार नहीं आया, एग्जिस्टिंग फर्म है, वही बिजनेस भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लाभ विभाजन का अनुपात 3:2:1 से यहाँ पर 1:1:1 कर दिया। या कुछ और भी कर सकते हो, 3:2:1 से हम लोग 6:4:2 सॉरी 6:5:2 तो फिर 3:2:1 ही हो जाएगा, 6:4:1 कर दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो भी पार्टनरशिप है सब कुछ चल रही है, सिर्फ आपने लाभ परिवर्तित किया। तो इन दोनों स्थितियों को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड चैप्टर है। बाकी दो कंडीशंस और होती हैं कि जब साझेदार में किसी की सेवानिवृत्ति हो जाए। सेवानिवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट कब होता है? किसी की काफी उम्र हो गई या कोई बीमार पड़ गया या फिर उसका बिजनेस इंटरेस्ट बदल गया, उसको किसी और तरह का काम करना है, तो उसने क्या कर लिया? रिटायरमेंट ले लिया। और अगर कोई ऐच्छिक साझेदारी फर्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वॉलंटियर वो बनाते ही हैं कि आप कभी भी उसको तोड़ सकते हो, तो उसमें तो कभी भी कोई रिटायरमेंट ले सकता है। और ऐसे ही एक होता है साझेदार की मृत्यु हो जाए, तो जब मृत्यु हो जाती है तो एक साझेदार छोड़ करके जा रहा होता है। वैसी स्थिति में भी हमें जो एग्जिस्टिंग फर्म है अगर उसको बिजनेस कंटिन्यू करना है तो वहां पर नेसेसिटी है, एक आवश्यकता है कि नया साझेदार विलेख तैयार करना होगा और उस आवश्यकता को भी पूरा किया जाता है, तभी उसको भी हम लोग बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार मेन तरह की कंडीशंस है जिसमें से ये दोनों हम लोग जो है फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे और हम लोग थर्ड चैप्टर में अपनी इन्हीं दोनों कंडीशंस को पढ़ेंगे। अच्छा, अब समझो कि हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे कि कोई भी नया साझेदार है उसको प्रवेश कब दिया जाता है, कोई एक नया पार्टनर है उसको कब लाते हैं। क्यों लाओगे भाई? आपको अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है तो क्यों लेकर के आओगे? आपको ऐसा लग सकता है कि अगर हम कुछ और पूंजी ले आए, अगर हम कुछ कैपिटल ले आए, किसी नगद फॉर्म में हो सकती है, किसी वस्तु की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, अगर नई पूंजी आने से मुझे लग रहा है मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता है और ज्यादा बढ़ सकता है, तो हम किसी साझेदार को बुला सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो हमारा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसको हम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइप का जो स्किल चाहिए है,
टीम में वो नहीं है, तो इस वजह से भी हम किसी को बुला सकते हैं। तो इन सारे कारणों से हम क्या करते हैं, किसी नए साझेदार को बुलाते हैं। और जो नया साझेदार आता है ना, उसको क्या क्या चीजें मिलती हैं समझिए। देखिए, नए को आपने क्यों बुलाया, जब फर्म को किसी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है या फिर प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता पड़ रही, तभी आप बुलाओगे, है ना। अच्छा, अब ये समझो कि जब हम बुलाते हैं तो होता क्या क्या है, नए साझेदार को कुछ अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से अधिकार मिल जाते हैं? पहला तो मिल जाता है कि फर्म के जो भी एसेट्स है ना, उनमें भाग लेने का अधिकार होता है। तो फर्म के जो एसेट्स होते हैं उसमें उसका एक हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही फर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं, लाभ होते हैं, उसमें भी उसका हिस्सा बन जाता है। पोटेंशियल या भावी लाभों का मतलब है जो आगे होने वाले फायदे हैं उसमें, जो पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनमें होगा नहीं होगा उसकी अलग सीन हो जाता है। नॉर्मली जो पुराने प्रॉफिट्स उसमें नहीं रखते हम लोग, जो भावी लाभ हैं जो आगे आएगा, बिजनेस करेगी फर्म, तो उसमें जो होने वाले प्रॉफिट्स हैं इनके उसको अधिकार मिल जाते हैं। अच्छा, अब आप ये समझिए कि ये सारी चीजें तो मिलेंगी, लेकिन हम उसको कब साझेदारी में नया स्थान देंगे? तो हमारे यहाँ पर जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, 1932 का, हम लोग अंग्रेजों के जमाने के बहुत सारे एक्ट चलाते आ रहे हैं, ये भी उनके समय का ही है। तो 1932 का जो भारतीय साझेदारी अधिनियम है ना, उसमें हम लोग जब तक किसी भी नए पार्टनर को लाना होता है, तो उस स्थिति में जब तक सारे पार्टनर्स नहीं मानते हैं ना, तब तक हम उसको लेकर के नहीं आते हैं। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि हमारी पार्टनरशिप का जो पहले से साझेदारी विलेख है उसमें कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं नहीं, सिर्फ ये 2 लोग राजी होंगे 5 पार्टनर्स में से, तब भी हम लेकर के आ जाएंगे। तो अगर कुछ और लिखा हुआ है तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर जब तक सारे लोग नहीं मानेंगे, यूनानिमस बोलते हैं इसको हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनानिमस। कभी कभी हमारे यहाँ पर भी कुछ बिल्स होते हैं, पास किए आते हैं, तो उनको बोला जाता है ये तो यूनानिमसली पास कर दिए। कैसे पास कर देंगे? यूनानिमस। अब यूनानिमस का मतलब क्या होता है कि सारे लोगों ने ही अपनी स्वीकृति दे दी। तो यहां पर भी वैसी आवश्यकता होती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड जो पुराना था उसमें कुछ और लिखा हुआ है कि नहीं नहीं, इन कंडीशन से भी हम किसी नए साझेदार को लेकर के आ सकते हैं, तो फिर वो मान लिया जाएगा। अच्छा, अब ये समझिए कि हम लोगों ने बात की थी कि नए को लेकर के आ गए तो उसको ये अधिकार मिल गया। अब ये अधिकार भाई उसको फ्री फंड में तो दे नहीं दिया जाएगा, है ना, कि ये फ्री फंड है, आप आओ कोई भी आकर के उसको हम ये अधिकार दे देंगे, तो उससे कुछ लिया जाएगा। और क्या लिया जाएगा? आवश्यकता क्या थी? प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता थी या फिर अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता थी। तो हम उससे क्या करते हैं? अतिरिक्त पूंजी लेते हैं। ठीक है, बदले में हम क्या लेते हैं? उसको इस अधिकार देने के बदले में हम उससे नकद या फिर अन्य रूप में स्वीकृत पूंजी, स्वीकृत पूंजी मतलब जो पहले से डिसाइडेड कर रखी है कि आप इतना पैसे लेकर के आओगे, वो राशि ले लेते हैं। और कभी कभी पूंजी के साथ साथ हम क्या करते हैं? प्रीमियम लेते हैं उससे। क्या लेते हैं? प्रीमियम। अब आप इसको समझिएगा, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त पूंजी लेते हैं। तो अतिरिक्त पूंजी क्यों लेते हैं? तो देखो, कोई ऐसी एस्टैब्लिश्ड फर्म है, एस्टैब्लिश्ड फर्म का मतलब क्या हुआ? कोई बढ़िया बिजनेस चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म है जो बढ़िया बिजनेस कर रही है, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जितना प्रतिफल मिलना चाहिए, जितना आमतौर पर मार्केट में मिल रहा है, उससे ज्यादा पैसे लेकर के आ रही है। ठीक है, अच्छा बिजनेस कर रही है। तो जब अच्छा बिजनेस कर रही होती है, ऐसे में आप किसी को पार्टनर बुलाते हो तो आप बोलते हो यार कि देखो हमारा बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, आप आओगे तो आप भी मोटा मुनाफा कमाओगे। तो ऐसी स्थिति में आप हमें जो सीधा सीधा रिटर्न एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से पूंजी मत दो, आप हमें कुछ और पूंजी भी लेकर के आओ। उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रीमियम। क्या बोल देते हैं? प्रीमियम। शेयर बाजार में भी ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, सारे ही शेयर जो शेयर मार्केट में लगभग लिस्टेड होते हैं सब पर भी प्रीमियम लग रहा होता है। तो जो बुक वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, उससे ज्यादा पर बेचे जाते हैं शेयर। तो जो ज्यादा पर एक्स्ट्रा प्राइस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोगों ने ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है, और अपना ही 12th में जो सेकंड बुक है उसमें भी हम लोग स्टार्टिंग में देखेंगे, तो वो प्रीमियम होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रीमियम किससे चार्ज कर रहे हैं हम लोग? पार्टनर से, कि आप कुछ प्रीमियम दो। और किसी भी फर्म का जो बिजनेस अच्छा चल रहा है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा पैसे कमा करके लेकर के आ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग में गुडविल, कि उसकी एक बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है, और उस गुडविल की वजह से ही प्रीमियम चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? प्रीमियम चार्ज करते हैं, और उसी प्रीमियम को हम लोग अतिरिक्त पूंजी के नाम से बुला सकते हैं। तो हम लोगों ने एक जो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, वो देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि लाभ का विभाजन कैसे होगा। फिर इसी में एक और नया रेशियो निकल करके आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि जो जब किसी नए इंसान को आप लेकर के आ रहे हो, नए साझेदार को लेकर के आ रहे हो, तो जो पुराने साझेदार को उनको अपना कुछ कुछ हिस्सा देना पड़ रहा है ना। किस चीज में हिस्सा? लाभ में हिस्सा। पहले तो 2 ही लोग हैं मान लीजिए, तीसरे को आप लेकर के आ रहे हो, तो उन दोनों को जिस अनुपात में प्रॉफिट हो रहा था, उन दोनों को कुछ कुछ अनुपात में छोड़ना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा था कि कोई एक ही छोड़ता है खाली, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आगे आने वाली वीडियोस में ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। और तब तक के लिए कोई डाउट तो इसमें क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर बता दीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों की हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की में बहुत जरूरत है। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं
तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।